जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, कल से हमने इस चैनल के माध्यम से जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। कल हमने जनरल साइंस बायोलॉजी पार्ट 1 में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, जैव विकास, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। दोस्तों, आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीवों के वर्गीकरण के साथ साथ कोशिका और कोशिका सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोशिका। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शब्द सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोर्क के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, जो कि मृत कोशिकाएं थी। बाद में 1634 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने एक उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन ए मूलरूम कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका। जी हाँ दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, लाल रक्त कोशिका सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है और संख्या में सबसे ज़्यादा है। आरबीसी पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। यह रीढ़धारी जंतुओं के स्वस्थ अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे पूरे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का एक सहज माध्यम है। और दोस्तों, आप सभी को पता है आरबीसी की औसत आयु 120 दिन की होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी डिप्टोसोम, ऑप्शन डी फेगोसोम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है। दोस्तों, लाइसोसोम की खोज वैज्ञानिक डी डुवे ने सबसे पहले सन 1958 में की थी। जंतु कोशिका के कोशिका पदार्थ में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगों को लाइसोसोम कहते हैं। इसके अंदर सघन मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसमें एसिड फास्फेज एंजाइम भरे रहते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाता है और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है।
जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दोस्तों, कोशिका के अंदर सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से देखने पर यह गोल, लंबे या अंडाकार दिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है, इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन ए अंतःप्रतवी जालिका, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर की हर कोशिका में समान डीएनए मौजूद होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में ज़्यादातर डीएनए उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को बताना है डीएनए की द्विसूत्री संरचना का मॉडल सबसे पहले किसने बताया था। ऑप्शन ए मॉर्गन ने, ऑप्शन बी वॉटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वॉटसन तथा क्रिक ने। जी हाँ दोस्तों, वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विसूत्री मॉडल के बारे में सबसे पहले बताया था। दोस्तों, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए मूल रूप से एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतान में पहुंचाने का कार्य करता है। यह कोशिका में केंद्रक में धागे के रूप में फैला हुआ रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है। ऑप्शन ए फास्फोलिपिड से, ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन से, ऑप्शन सी फास्फोलिपिड प्रोटीन से, ऑप्शन डी फास्फोप्रोटीन से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फास्फोलिपिड प्रोटीन से। जी हाँ दोस्तों, फास्फोलिपिड प्रोटीन से यूकेरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका को उसके आसपास के वातावरण से बचाना है। प्लाज्मा झिल्ली संरचनात्मक रूप से पतली, लचीली तथा अर्धपारगम्य या रचनात्मक पारगम्य होती है, जो कि कार्बनिक अणुओं, लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली विसरण और प्रासरण, प्रोटीन संश्लेषण आदि में भी सहायता करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्नलिखित में कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी पादप, ऑप्शन डी जलीय जीव। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विषाणु। जी हाँ दोस्तों, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। यह सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। विषाणु एक अति सूक्ष्म है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो शरीर के बाहर तो मृत समान होते हैं लेकिन शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं। ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस। जी हाँ दोस्तों, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। दोस्तों हिप्पोक्रेटस प्राचीन यूनान के एक प्रमुख विद्वान थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मानव रोगों पर सबसे पहले ग्रंथ लिखा था। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, एक्सोबायोलॉजी के बारे में आपको बताना है कि एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन बी पशुओं का जीवन, ऑप्शन सी पौधों का जीवन, ऑप्शन डी पृथ्वी मानव का जीवन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है एक्सोबायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है एक्सोबायोलॉजी का संबंध बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से है। एक्सोबायोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध अलौकिक जीवन की खोज और उसमें अलौकिक प्रवेश या बाहरी अंतरिक्ष के जीवों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है फाइकोलॉजी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तकों का अध्ययन, ऑप्शन बी शैवाल का अध्ययन, ऑप्शन सी खुशबू का अध्ययन, ऑप्शन डी फसली पादपों का अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शैवालों का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है फाइकोलॉजी का संबंध शैवाल से संबंधित होता है। दोस्तों शैवाल का उपयोग कृषि उद्योग और चिकित्सा में भी किया जाता है। प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करने से यह पता चला है कि शैवाल वायु से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में नाइट्रोजन की यौगिक प्रेरणा का कार्य करके उसे स्थिर बनाने का काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को तरल पदार्थों में बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को तरल पदार्थों में बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी फफूंदी, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी अपघटक। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपघटक। जी हाँ दोस्तों, अपघटक इसका सही उत्तर है। अपघटक वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिक और तत्वों में बदल देते हैं। ये सरल यौगिक तथा तत्व पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस चले जाते हैं और वापस जाने के बाद पोषक तत्व मिट्टी को वापस मिलने से उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। ये मिट्टी बार बार फसलों का पोषण करती रहती है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रकृति बनाना, ऑप्शन डी अनुवाद करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करना होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। दोस्तों आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी। आरएनए के महत्वपूर्ण कार्य जीवन को सुचारू बनाना और उनकी प्रतियां तैयार करना होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज कौन है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज कौन है। ऑप्शन ए जावा मानव, ऑप्शन बी क्रोमैग्नोन मानव, ऑप्शन सी निएंडरथल मानव, ऑप्शन डी पेकिंग मानव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रोमैग्नोन मानव। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज क्रोमैग्नोन मानव को माना जाता है। क्रोमैग्नोन मानव के अस्थिपंजर फ्रांस में मिले हैं। यह होमो सेपियन जाति का था तथा इसका शरीर आजकल के मानव से काफ़ी मिलता जुलता है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए फाइन, ऑप्शन बी पाम, ऑप्शन सी साइकस, ऑप्शन डी देवदार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाइन।
जी हाँ दोस्तों, फाइन प्रजाति से चिलगोजा नाम का बीज प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।